एक बार फिर से स्वागत है सबका लर्न यूपीएससी विद आशीष में। तो आज हम जो हमारा यूपीएससी का मेंस का जो एग्जाम हो चुका है, एम्स मेंस में ऐसे का एग्जाम हो चुका है। वैसे सॉरी, गलती के लिए। तो मेंस का जो ऐसे का एग्जाम हो चुका है ना, इसके पेपर का आज ऐसे का एग्जाम जो हो चुका है उसके पेपर का आज एनालिसिस करेंगे हम। इसमें जो क्वेश्चंस दिए ना, क्वेश्चन को हम समझेंगे कि जो क्वेश्चन दिया ना उसको लिखने के लिए क्या क्या आयाम होने चाहिए। उसके एक माइंड में थ्रू से कुछ पॉइंट हम डिनोट करेंगे, कुछ पॉइंट को डिकोड करके उससे एक इनके इन प्रश्नों के ढांचे के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उससे मतलब प्रश्नों का आंसर भी लिखने का हम बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, और बहुत लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे का एग्जाम तो 21 अगस्त को ही हो गया, आप आज वीडियो लेके आ रहे हो, इतना मतलब टाइम ले रहे हो, बाकी लोग तो ऐसे उसी दिन ऑन टाइम कर देते थे। देखो, पहली चीज तो तुम्हें बता दें, ऑन टाइम जल्दी जल्दी निकालने का होड़ में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अपने माइंड में रखो ये कि जब तक तुम खुद से कॉन्फिडेंट ना हो जाओ ना कि ये क्वेश्चन का आंसर हम सही से दे सकते हैं, इसको ऐसे मेंटेन करके इसको ऐसे हम बता सकते हैं अच्छे से, तब तक वीडियो लाने से होड़ में नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में आके वीडियो नहीं लाना होता। ठीक है, बाकी जो लोग ला रहे हैं अच्छे ला रहे हैं, बाकी हम भी ला रहे हैं, सबके साथ हम भी ला रहे हैं। चलो ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे का एग्जाम हुआ था अभी जस्ट 21 अगस्त को, सबको पता है। ऐसे का एग्जाम जो होता है 3 घंटे का होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 250। ठीक है, इसमें दो खंड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर 1000 से 1200 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन 125 मार्क का होता है और एक क्वेश्चन 125 मार्क, यानी दो क्वेश्चन होते हैं, दोनों 125 मार्क के होते हैं, टोटल 250 अंक के। ठीक है, दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपको लिखना है। दोनों क्वेश्चन का जो वर्डिंग है, वर्डिंग का लिमिट जो है वो है 1000 से 1200 वर्ड। ठीक है, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसके बाद हम अब सारे क्वेश्चन पे एक बार डिस्कस करेंगे कि सारे क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या क्या आयाम हो सकते हैं। ये सारी चीजें देख रहे हो, ये सारी। एंड एक और चीज तुम्हें बता दें कि ये जो अभी क्लास चल रहा है इसका अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मतलब टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन तो है, पहला जो क्वेश्चन है ये, अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो पहला जो क्वेश्चन है कि विरोधाभास जो है जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। सबसे प्रमुख बात क्या है ना कि इस बार का जो ऐसे का पेपर हुआ है ना, इस बार का तो जो ऐसे का पेपर है ना, फिलोसफिकल, थोड़ा सा दार्शनिक विचारों वाले आयाम को ज्यादा प्रमोट किया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसी बेस पे है। जो पहले ऐसा होता था ना कि आप जीएस पढ़े हो तब ऐसे में लिखने में आपको आसानी हो जाती थी, ज्यादा हेल्प मिल जाता था उससे। लेकिन इस बार के दार्शनिक आयाम को इसमें बहुत बढ़ावा देके बहुत दार्शनिक विचारों पे कर दिया है। तो ये वाला जो 8वां क्वेश्चन तुम देखोगे ना, ये दार्शनिक विचारों पर है। 8वां क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तुम 8वां क्वेश्चन उसी बेस्ड पे डाइवर्ट करके लिख सकते हो। जीएस का क्वेश्चन वाला तुम्हारा वो सेक्शन जो था ना पहले, वो वाला मेंटेनेंस साइड हो गया है इसमें। ठीक है, तो जब लिखने के लिए एक होता था ना, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब जो कोचिंग कर रहे हैं, जो कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं या कुछ लोग के माइंडसेट ऐसे था कि हम जीएस अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम लिख लेंगे, क्योंकि जीएस को लिंक करके पहले के क्वेश्चन पिछले ईयर का जो क्वेश्चन तुम देख रहे होंगे, तो उसमें ऐसे ही था, इसी बेस्ट पे था पूरा टोटल, एज इट इज जैसी बेस्ट पे था। ठीक है, लेकिन अब के वो फिलोसफिकल एरिया में थोड़ा ज्यादा ही डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा से ज्यादा चेंजेस होने वाली है। एंड बहुत लोग को ये परेशानी होने वाली है कि अब जीएस के साथ साथ आपको ऐसे सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नोट करके लिख लो। चलो अब पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। इस बात पर हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते कैसे, पहला चीज तो
इस क्वेश्चन के बारे में पहले ये समझो कि विरोधाभास होता क्या है। विरोधाभास मतलब कोई चीज सामने तुम्हें देख रही है, सामने कोई चीज तुम्हें दिख रही है, एक तरह से विरोधाभास का तुम मतलब क्या होता है ये समझना जाओ कि जो चीजें तुम्हें सामने दिख रही है, मान लो तुम्हारे सामने रोटी दिख रहा है, ठीक है, तुम्हारे सामने रोटी दिख रहा है लेकिन वो रोटी है नहीं, तुम्हें विरोधाभास हो रहा है कि वो रोटी है लेकिन वो है नहीं। जैसे मृग तृष्णा का तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम सोच सकते हो, मृग तृष्णा क्या होता है। मृग तृष्णा जैसे बारिश जब हो जाता है, बारिश बोलते हैं सॉरी, जब रेगिस्तान वाले इलाके में जाओगे जहाँ धूप बहुत कड़ाके की होती है, तो ऐसे एरिया में जब जाओगे ना तो ऐसे में देखोगे तुम क्या, ऐसे एरिया में तुम देखोगे क्या कि तुम सामने देखोगे ना तो एक झिलमिल सा लगेगी कि हाँ वहां पर पानी है, लेकिन तुम पास में जाओगे ना तो वहां पर पानी होता ही नहीं है, तो वो मृग तृष्णा होती है। ठीक है, चलो, तो वही चीज विरोधाभास उसी बेसिस पे कि आपको लगता है कि वो चीज है लेकिन वो चीज होता नहीं है, वो विरोधाभास होता है। तो विरोधाभास ही जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। इस पे निबंध लिखना है 1000 से 1200 वर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले निबंध लिखने में क्या होता है ना, पहले उसका प्रस्तावना रेडी करना होता है, यानी उसका जो बेस होता है स्टार्टिंग में जो होता है उसको रेडी करना होता है। प्रस्तावना के कोर कॉन्सेप्ट एक बोल सकते हो उसको। कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको थोड़ा सा में डिटेल करना होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हर आयाम को उस मुद्दे से ऐड करके एग्जाम्पल दर्ज करके उसको लिखना होता है, एंड जाकर लास्ट में कंक्लूजन एंड निष्कर्ष भी देना जरूरी हो जाता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो प्रस्तावना में तुम विरोधाभास की परिभाषा लिखोगे कि ये दो परस्पर विरोधी सत्यों का संगम है जो जीवन के गहरे यथार्थ को प्रकट करता है। ठीक है, विरोधाभास क्या है, विरोधाभास दो परस्पर विरोधी सत्यों का संगम है। एक तो तुम्हें लगता है वो है, ठीक है, वो जो सामने है ना वो है नहीं है, वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो दो परस्पर विरोधी हो गए ना, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो जो दो परस्पर विरोधी सत्य है ना, इनका संगम, ये दोनों एक दूसरे से जब संगम है, ये जीवन के गहरे यथार्थ को प्रकट करता है। ठीक है, अब प्रमुख रूप में इसमें मौन का शोर, मीठा दर्द, भीड़ में अकेलापन, ये चीज मतलब इसका कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट लेके तुम यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। जैसे भीड़ में अकेलापन, कैसे अकेलापन क्या होता है, जब आपके आसपास कोई नहीं, आप बात करने के लिए, आपने जो फीलिंग्स है, इमोशन से व्यक्त करने के लिए कोई आपके पास नहीं है, तो अकेलापन दर्शाता है आपके अंदर का। ठीक है, लेकिन आपके पास बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है आपके पास लोगों की, लेकिन उसके अंदर भी आप अकेलापन महसूस करते हो, तो वो चीज विरोधाभास दर्शाता है ना कि मेरे पास बहुत लोग हैं, देखो मेरे पास तो बहुत लोग हैं लेकिन हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे। तो भीड़ में अकेलापन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया जाता है कि भीड़ में अकेलापन क्या है, यही है। ठीक है, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इसमें कि सतही असंगति के भीतर छिपे दार्शनिक और व्यवहारिक सत्य को उजागर करना। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट में देखते हैं व्यक्तिगत। नेक्स्ट, अब ये लिखने के बाद तुम अब नेक्स्ट पॉइंट पर जब लिखोगे, नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करोगे, तो उसमें व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आयाम को भी इसमें ऐड कर सकते हो तुम। जैसे हाइपर कनेक्टिविटी में अकेलापन, समृद्ध शून्यता, संवाद शून्यता, ये चीजें। जैसे कैसे हाइपर कनेक्टिविटी अकेलापन में क्या लिखोगे, जैसे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया तुम्हारा, इंस्टा हो गया, इंस्टा पर तुम्हारे फॉलोअर 1000 होंगे, 10,000 होंगे। फेसबुक पे तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में देखोगे तो 1000, 1500, 2000 लोग हैं, मित्र हैं तुम्हारे, लेकिन एक अवसाद की स्थिति होती है तुम्हारे अंदर, स्ट्रेस, टेंशन तुम्हारे अंदर रहता है कि तुम किससे बात नहीं कर पाते। ठीक है, या कोई तुमसे बात नहीं कर पा रहा, हजारों फ्रेंड है तुम्हारे पास लेकिन तुम कुछ बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके अंदर का एक आंतरिक एकाकीपन जो है ना, या अवसाद की स्थिति जो उत्पन्न होते है ना, इसी के बारे में हाइपर कनेक्टिविटी है आपके पास, लेकिन उसमें भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, इस विषय पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम जो यूज करोगे तुम समृद्ध शून्यता, यानी तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पास हर प्रकार की चीजें हैं, समृद्ध हो तुम हर एक चीज से कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अंदर से शांत नहीं रह पा रहे हो, या किसी चीज से तुम्हारे अंदर संतोष है ही नहीं। पैसे बहुत हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, तुम्हारे माइंड में जो चलता रहता है ना, वही समृद्ध जो शून्यता होती है ना, उसके बारे में ये दर्शाता है। तो इसके बारे में भी तुम इस पॉइंट को भी इसमें ऐड करके इस जो ऐसे है, इसको थोड़ा सा तुम डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा इंगेजिंग बना सकते हो, जिससे जो एग्जामिनर है ना, जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट फील हो कि हाँ उससे रिलेटेड अगर तुम उसके इमोशन पर वार करोगे ना, तो वो थोड़ा पढ़ेगा। जब वो तुम्हारा आंसर पढ़ेगा ना,
आंसर को पढ़ने देना उसको, कि आंसर वो पढ़े। जब वो आंसर पढ़ना स्टार्ट कर देगा ना, आंसर पढ़ेगा ना, तो नंबर अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संवाद शून्यता। देखो डिजिटल नजदीकी आपकी बढ़ी है, किंतु वास्तविक आत्मीय संवाद घट गया है, ठीक है। डिजिटल नजदीकियां तो है हमारे पास, लेकिन जो वास्तविक रियलिटी में जो असंवाद होने चाहिए वो घट गया है, बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सामाजिक और आर्थिक विडंबनाएं इसमें ऐड कर सकते हो तुम। कैसे? पहले तो एक समृद्ध गरीबी, दूसरा सशक्तिकरण बनाम असुरक्षा को इसमें ऐड कर सकते हो। तीसरा असमानता की खाई को। समृद्ध गरीबी को ऐड करोगे तो इसमें क्या ऐड करोगे? समृद्ध गरीबी का मतलब क्या है ये तुम समझना चाहोगे अगर, तो तुम देखो समृद्ध गरीबी का मतलब क्या है। देखो वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की भारी बर्बादी के साथ भूखमरी, कुपोषण का सह अस्तित्व, ये सारी चीजें वैश्विक स्तर की चीजों को एक तरह से इसमें लिंकेज करो कि वैश्विक स्तर पर जो गरीबी है, यानी खाद्यान्न की भारी बर्बादी जो हो रही है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर भूखमरी और कुपोषण जैसे मतलब बीमारियां पनप रही है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर खाद्यान्न की भारी बर्बादी विश्व में देखी जा रही है। उसको इससे लिंकेज करके तुम थोड़ा सा एक तरह से विडंबना क्रिएट कर सकते हो कि इंगेजिंग थोड़ा सा और लगे आंसर आपका, ठीक है। दूसरा सशक्तिकरण बनाम असुरक्षा, यानी 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण के नारों के बीच भी बुनियादी सुरक्षा का संकट, ठीक है। महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी में खूब ज्यादा होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी न्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं कि रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रेप केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस बारे में तो इसको भी इसको लिंक करके लिख सकते हो कि महिलाओं के जैसे महिला सशक्तिकरण के बाद हम 21वीं सदी में कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी बुनियादी सुरक्षा का संकट बहुत तेजी से गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। असमानता की खाई, यानी आधुनिक संपदा सृजन के साथ साथ आर्थिक विषमता का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना। अब चौथा पॉइंट तुम भू राजनीतिक और पर्यावरणीय विडंबनाओं को भी इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे? देखो शांति हेतु युद्ध की तैयारी, विनाशकारी विकास, शक्ति बनाम संवेदनशीलता। अब शांति हेतु युद्ध की तैयारी का मतलब क्या? जैसे वैश्विक जो शांति संधि है ना, वैश्विक जो शांति संधियों के बीच राष्ट्रों द्वारा रक्षा बजट और घातक हथियारों की ओर, ठीक है। बहुत सारे देश विश्व में क्या कर रहे हैं ना कि शांति संधि कर रहे हैं, शांति संधि कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम हथियार को यूज करना कम कर देंगे, लेकिन अपने रक्षा बजट को क्या कर रहे हैं, वो बढ़ाते जा रहे हैं, डेली इंक्रीज करते जा रहे हैं। और जो घातक हथियार है ना, जैसे बॉम्ब हो गया एंड बहुत सारे गन, ये सब चीजें खरीदते जा रहे हैं। तो वो घातक हथियारों की तरफ एक होड़ मची हुई है, दौड़ मची हुई है खरीदने के लिए। विनाशकारी विकास, जैसे प्रकृति का जो अंधाधुंध विनाश किया जा रहा है, वो विनाशकारी एक विकास के एक जो इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में जिस प्रकार हम प्रकृति का अंधाधुंध विनाश कर रहे हैं, उससे क्या, उससे आने वाले समय में डैमेज होने वाला हर एक चीज खत्म होने वाला है। उसके विशेष में हम बात तो सतत विकास की करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करते हैं, लेकिन अंधाधुंध प्रकृति का विनाश करते जा रहे हैं, ठीक है। शक्ति बनाम संवेदनशीलता, यानी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी आंतरिक और वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक असुरक्षित महसूस हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तुम्हारा ना दार्शनिक निष्कर्ष और आगे की राह, यानी निष्कर्ष के रूप में एक होना चाहिए, एक फॉर्मेटिंग होना चाहिए जो कि कंक्लूजन दर्शाए, ठीक है। सबसे निबंध लेखन के लिए टिप अगर दिया जाए तो इसमें कि देखो कम से कम वास्तविक उदाहरण या केस स्टडी, जैसे केस स्टडी तुम इसमें ऐड कर सकते, जैसे रूस यूक्रेन जो इसमें शांति हेतु युद्ध है ना, इसमें तुम ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर रशिया यूक्रेन युद्ध को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी ऐड कर सकते हो इसमें थर्ड वाले पॉइंट में, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो पॉइंट है, इसमें थर्ड वाले पॉइंट में इसका एग्जाम्पल के रूप में ऐड कर सकते हो। एंड रूस यूक्रेन युद्ध फोर्थ नंबर पॉइंट में, सोशल मीडिया वाला इसमें तुम ऐड कर सकते हो सेकंड नंबर पॉइंट में। सबका एग्जाम्पल ऐड करते रहना, ठीक। अब लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस पूरे क्वेश्चन का, तो कंक्लूजन के रूप में विरोधाभासों की स्वीकृति, यानी जीवन केवल एक ध्रुव नहीं है, प्रकाश और अंधकार का सह अस्तित्व जीवन का सत्य है। एंड बौद्ध का मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ के बारे में, जैसे चरम अंतर विरोधों के बीच संतुलन साधना ही परिपक्वता और आत्म साक्षात्कार है। अब लास्ट में अपना तुम दृष्टिकोण डालोगे कि हाँ ये सारी चीजें हो गई, तो इसके बेस पे ये चीजें सही है, लेकिन ये चीजें भी होनी चाहिए, इसके बेसिस पे तुम थोड़ा सा एक संतुलित निष्कर्ष दोगे, संतुलित, ठीक।
इन विडंबनाओं को समझकर मानवीय संवेदनशीलता, न्याय और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे रिलेटेड तुम अपना आंसर आंसर का जो खाका करोगे ना, खाका जो रेडी करोगे बहुत अच्छे से रेडी होगा और बहुत अच्छे से ये पॉइंट तुम क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 2 है, ये कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है, इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का खाका हम रेडी करेंगे पहले कि कैसे इसको बनाना है एंड इसका आंसर कैसे लिखना है। इसके बारे में अगर हम देखें तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम समझेंगे। जैसे इसका पहले तो प्रस्तावना हम लिखेंगे, यानी कोर कॉन्सेप्ट इसका क्या है, यानी सबसे पहले उसका परिभाषा हम लिखेंगे। जैसे कृतज्ञता केवल औपचारिक धन्यवाद नहीं होता है, बल्कि जीवन, प्रकृति और समाज के प्रति आंतरिक आभार व संतोष की अस्थायी मानसिक अवस्था होती है। उसके बाद दार्शनिक उदाहरण, यानी उदाहरण के तौर पे कुछ दार्शनिक विचारों को ऐड करेंगे। जैसे सिसरो के अनुसार कृतज्ञता सभी सद्गुणों की जननी है और बुद्ध का संतुष्टि परम सुखम का सिद्धांत इसमें दे देंगे। ठीक, उसके बाद आंतरिक सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। जैसे बाह्य भौतिक रूप रंग से परे मन की पवित्रता, विनम्रता और आत्मिक शांति का प्रकटीकरण इसमें करेंगे, राइट। उसके बाद फिर सेम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक सौंदर्य के बारे में इसमें स्पष्ट करेंगे इन दोनों के बीच में अंतर को। जैसे मानसिक शांति, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मसंतुष्टि को इसमें परिभाषित करके इसको थोड़ा सा डिनोट करेंगे, लिंकेज करेंगे। जैसे मानसिक शांति का पॉइंट में ईर्ष्या, लालच, द्वेष, असीमित असंतोष से मुक्ति, तनाव और अवसाद में भारी कमी, इसके बारे में इसमें बताएंगे। एंड उसके बाद अभाव में भी उपलब्ध अवसरों और वरदानों को देखने की क्षमता, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, आत्मसंतुष्टि में भौतिक तुलना की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर आंतरिक आनंद और ठहराव की अनुभूति के बारे में इसमें बात करेंगे। इसको थोड़ा सा हम डिनोट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक और पारस्परिक संबंध के बारे में देखेंगे। जैसे सहानुभूति व करुणा के बारे में, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, सामाजिक समरसता के बारे में। इन तीनों पहलुओं पर अच्छे से हम समझेंगे। सहानुभूति और करुणा क्या है। सहानुभूति और करुणा का मतलब दूसरों के योगदान, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, परिवार हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इनको पहचाना और सेवा भाव को विकसित करना। ठीक है, दूसरा ट्रस्टीशिप सिद्धांत, यानी गांधी जी का विचार सफलता, ज्ञान व धन समाज की धरोहर है, जिसके प्रति व्यक्ति को कृतज्ञ रहना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा इसको डाइवर्ट, थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिनोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सामाजिक समरसता को भी इसमें ऐड करेंगे। जैसे पारस्परिक आभार और सम्मान से समाज में कटुता, अपराध और टकराव घटता है तथा विश्वास बढ़ता है। जैसे तुम किसी का आभार प्रकट कर रहे हो या किसी को सम्मान की नजर से देख रहे हो या सम्मान से बातें कर रहे हो, किसी के साथ तुम रिस्पेक्टफुली रह रहे हो, ऐसे समझो। तुम किसी के साथ तुम रिस्पेक्टफुली रह रहे हो तो उससे क्या होगा, समाज में कटुता हो गया, अपराध हो गया या टकराव जो होगा ना, वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, कम होगा, कम होने के साथ साथ ही घटेगा। एंड एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है ना, वो बढ़ते हुए दिखने लगेगा तुम्हें खुद से। चौथा है हम पर्यावरण और प्रशासनिक आयाम को भी इसमें तुम ऐड करके थोड़ा सा जो अपने आंसर को ना और अच्छे से डिनोट कर पाओगे, अच्छे से प्रदर्शित कर पाओगे तुम। कैसे, जैसे देखो पारिस्थितिक कृतज्ञता के बारे में। जैसे प्रकृति को मात्र उपभोग्य संसाधन न मानकर जीवन दायिनी मानना, अंधाधुंध दोहन के स्थान पर सतत संरक्षण, इसके बारे में तुम बात करके इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख के तुम एक जो आयाम होता है ना किसी आंसर का, उसको पूरा डाइवर्ट करके अपने साइड में पूरा अटैच कर सकते हो। एंड लिख के तुम ऐसे आंसर तुम लिख के ना बहुत सही से सटीक पैमाना विकसित कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आदिवासी जीवन दर्शन। आदिवासी जीवन दर्शन के बारे में तुम इसमें स्पष्ट कर सकते हो क्या, जैसे प्रकृति के उपहारों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व की मूल भावना। फिर प्रशासनिक ईमानदारी के बारे में, जैसे लोक सेवकों में जनता के प्रति जवाबदेही, सत्यनिष्ठा और पब्लिक ट्रस्ट की भावना का उदय जो होता है, उसके बारे में तुम इसमें बता सकते हो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट तुम्हारा निष्कर्ष का ही होता है, कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन में किसी भी तुम आंसर को लिख रहे हो ना, किसी भी आंसर को, कंक्लूजन को तुम जो निष्कर्ष तुम लिख रहे हो ना, उसको संतुलित रखने की, बैलेंस रखने की कोशिश करो, ताकि तुम एक तरफ ज्यादा झुके हुए ना दिखो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम अभी मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझो
कि मान लो एक बीजेपी पार्टी है जो कि केंद्र में, ठीक है, एक कांग्रेस ले लो जो कि विपक्ष में, पक्ष विपक्ष हो गया, ठीक है। तुम अगर सारे पॉइंट अपने ना बीजेपी के साइड में करोगे ना तो लोग तुम्हें बोलेंगे राइटिस्ट, तुम्हें बीजेपी वादी बोल देंगे। डायरेक्टली तुम कांग्रेस का पूरा सपोर्ट बोलोगे, लोग बोलेंगे तुम्हें लेफ्टिस्ट, तुम्हें या कांग्रेस के लोग बोल देंगे, ठीक है। कुछ भी आंसर दे रहे हो तुम या कुछ भी निष्कर्ष दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो, किसी भी बात पर तुम टॉपिक पर बात कर रहे हो, तो तुम्हें एक बात याद होना चाहिए कि तुम्हें ना इसके पक्ष में होना है ना इसके पक्ष में होना है, यानी हाँ है कोई चीज या ना है, ये दोनों के पक्ष में तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें इन दोनों के पक्ष में नहीं होना है, इन दोनों के बीच में एक संतुलित अवस्था बनाना है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन अपना रखना है, ठीक है, ताकि तुम ना ज्यादा बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखो ना ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुके हुए दिखो, ठीक है। तो बैलेंस्ड ओपिनियन बनाने की कोशिश करना, हर क्वेश्चन के आंसर में लिखो तो उसमें बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना, मतलब उसको प्रोज कॉज एंड कॉन्सेस दोनों लिखो, यानी उससे लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, उससे प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजें इसमें दर्शाने की कोशिश करो तुम, ठीक है। जैसे आभार की संस्कृति, इसके बारे में निष्कर्ष में तुम आभार की संस्कृति जैसे कृतज्ञता को केवल एक विचार नहीं बल्कि दैनिक आदत और जीवन शैली बनाना, जैसे कम में भी अधिक का अनुभव करना। जैसे मेरे पास पैसे कम है अभी, राइट, मान लिए पैसे कम है मेरे पास, या एक तरह से अब हम अपना एग्जांपल दे दे रहे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में। जैसे अभी तुम जिस चैनल पे देख रहे हो, जिस यूट्यूब चैनल पे, उसके सब्सक्राइबर अभी 119 है, राइट, 119 है। अब इनके प्रति हम कृतज्ञ हो गए, जैसे इनका हम आभार प्रकट कर रहे हैं कि हाँ 119 लोग हैं, आभार है इनका कि आभार व्यक्त कर रहे हैं हम 119 लोगों का कि 119 लोग कम से कम मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ जानकारी ले रहे हैं, हाँ अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं इसमें कि हाँ ये गलत है ये सही है, तो इनकी वजह से हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं, इनके मतलब इनका हम बहुत सारा धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं इनके प्रति, ठीक। लेकिन इन्हीं 119 लोग हम अगर आभार प्रकट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं प्रकट कर रहे हैं, तो ये 119 लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी कनेक्टिवली में वॉच कर रहे हैं, तो 119 लोगों ना ये डायरेक्टली अनसब्सक्राइब करेंगे कि हाँ ये अच्छे नहीं पढ़ा रहे, ये ऐसे इसका डिवाइनी ये ऐसे सोचता है, ये ऐसे, ये मतलब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग दिशा में लेके जा रहा है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा ये, ठीक है। तो ये 119 लोग घट के 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 0 भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अगर हम कृतज्ञ नहीं हुए किसी के प्रति, तो एक तरह से अपने जीवन की एक जीवन शैली इसको बना लेना चाहिए हमें, समझ गए। तो यहाँ समझ ही गए तो चैनल अब सब्सक्राइब भी कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, मौका चाहिए था हमको बस, ठीक। वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो अब देखते हैं दूसरा, समग्र सामाजिक कल्याण के बारे में हम इसमें बात करेंगे। क्या कृतज्ञता व्यक्ति के संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याणकारी बना देती है, जिससे एक सुंदर और संवेदनशील समाज निर्मित होता है, ठीक है। चलो अब इसमें एग्जाम्पल क्या ऐड करोगे, इसमें देखो ये ट्रस्टीशिप मॉडल जब तुम गांधी जी का लिख रहे हो और बुद्ध का समतोष सिद्धांत और प्रकृति के प्रति आदिवासी समाज की कृतज्ञता के वास्तविक उदाहरण अवश्य जोड़ सकते हो इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3, यानी कांटा कली का बदला हुआ रूप है, इस पर हम बात करते हैं। यानी अ थ्रोन इज अ चेंज्ड बर्ड, ठीक है, कांटा कली का बदला हुआ रूप है एक तरह से। तो ये क्या है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसके बारे में हम देखो तो पहले तो ये समझो कि कांटा मतलब क्या, ठीक है। कांटा जैसे गुलाब का फूल तुम देखोगे तो कुछ फूल ऐसे होते हैं ना जिसमें कांटे होते हैं, एक तरह से वो पॉइंट कांटा कली का बदला हुआ रूप है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कली है ना, जो कली वो चेंज होकर बाद में कांटा बन जाता है, एक तरह से जीवन की विडंबनाओं को दर्शा रहा है, जीवन का जो तुम्हारा विडंबना है ना उसके बारे में। जैसे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति को तुम सोच सकते हो इस बारे में कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि सामने तुम्हारे अच्छे दिख रहा है, पहले तो अच्छे दिख रहा है वो, कुछ टाइम बाद वो चेंज होकर कांटे जैसा, मतलब वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसको तुम, जैसे चेंज होके थोड़ा सा उबाऊ जैसा हो जाता है, पहले जैसा तो वो पहले जैसा नहीं रहता है, यानी वैसे ही हो जाता है।
अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, जैसे इसका प्रस्तावना लिखोगे आंसर में, बेस में स्टार्ट करोगे प्रस्तावना या वनस्पति रूपक में, इसका कोर मेटाफोर लिखोगे तुम। कोर मेटाफोर क्या लिखोगे इसमें, जैसे वनस्पतिक सत्य पहले तो ऐड करोगे, फिर मानवीय रूपक, फिर मूल प्रवृत्ति, तीन आयाम इसमें तुम्हें ऐड करने हैं, ठीक है। पहला क्या है, वनस्पतिक सत्य में, जैसा वनस्पति विज्ञान में कांटा यानी थ्रोन मूलतः कली या पत्ती का अनुकूलन है जो प्रतिकूल परिस्थितियों व शुष्कता में पौधों की रक्षा के लिए रूपांतरित होता है, ठीक है। पहले तो कांटा ये कली जैसे थ्रोन हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दो कि ये चीज ऐसे होता है, लेकिन इस चीज को फिर तुम टर्न अप करके कैसे मिक्स करोगे, यानी मानवीय रूपक के रूप में कैसे मिक्स करोगे। तो वो कांटा होता क्या है ना, तुम्हें पता है कांटा क्या होता है? कांटा होता है ना कि जो कोई कली है वो पति के अनुकूलन के रूप में, मतलब पति के जैसे ही पति के साइड में ऐसे लगा हुआ होता है, और ये जैसे मौसम परिस्थिति जैसे शुष्कता या परिस्थिति जो चेंज होती है उसके ठीक, जो कली जिस परिस्थिति में पनपती है उस परिस्थिति को चेंज होता है ना, तो उसकी रक्षा के लिए रूपांतरित होता है एक तरह से, ठीक है। अब इसको तुम ये इतना तुम डिफाइन कर दिए कांटा के बारे में थोड़ा, उसके बाद तुम उसको मानवीय रूपक के रूप में, मानवीय रूपक का मतलब क्या, मानव के संदर्भ में इसको थोड़ा सा डिफाइन करोगे, चेंज करोगे, उसको टर्न अप करोगे इसके आंसर को। जैसे मानवीय व्यवहार में कठोरता का आना, आक्रामकता का आना, ठीक है, जन्मजात नहीं होता है, यह शोषण उपेक्षा और आघातों का रक्षात्मक रूप है, इसके बारे में, यानी मानवीय संदर्भ में इसको टर्न अप करोगे इस आंसर को तुम, मानवीय संदर्भ में इस आंसर को तुम टर्न अप करोगे। उसके बाद इसकी मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करोगे तो प्रत्येक मनुष्य मूलतः कोमल संवेदनशील यानी कली होता है जिसे अन्याय और अभाव कठोर कांटा बना देते हैं। जैसे एक तरह से तुम ऐसे सोच सकते हो इस आंसर के बारे में, जैसे कोई अच्छा लड़का होता है, एक टाइम बहुत अच्छा लड़का होता है, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं चल रही होती है, ठीक है, परिस्थितियों का प्रतिकूल वो पनपता है, ठीक है, वो पहले संवेदनशील रहता है, इमोशनल रहता है, एंड कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके ऊपर आती है, परिस्थितियों के अभाव में वो अनुकूल उसको परिस्थितियां नहीं मिलती है, जिसके अभाव में वो क्या होता है, आगे जाके कठोर हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनलेस होने लगता है वो, ठीक है। अभी तुम एक एग्जाम्पल के तौर पर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट देख रहे हो तुम, कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट क्या है, इसके मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर तुम समझने के लिए बस बता रहे, ये नहीं कि लिख देना, तुम जाके लिखना नहीं है, ठीक है, इसको तुम्हें बस समझना है कि ये लिखने की क्या कड़ी बताई जा रही है, बस कड़ी समझो तुम इसके बारे में। कड़ी क्या है, जैसे देखो पहले सब शांत, रिजर्वेशन सबको मिल रहा है, जो जैसे दे रहा सब शांत, कोई क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। एक टाइम के बाद धीरे धीरे प्रेशर पड़ते गया, एक कम्युनिटी विशेष को मिल रहा है प्रॉफिट, वो कम्युनिटी विशेष अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं मान रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं बनाना चाह रहा है, कुछ भी ऑप्शन हो सकते, कुछ भी कारण हो सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, बहुत सारे इस पर डिबेट है, तो उसके बारे में हम डिबेट नहीं कर रहे, बस एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें समझा रहे हैं कि वो कम्युनिटी मान लो कि अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं कर रहा है, दूसरी कम्युनिटी जिसका हक छीन के दूसरी कम्युनिटी को दिया जा रहा है, तो वो कम्युनिटी कुछ टाइम तक तो समझेगा, अब धीरे धीरे वो इमोशन के बारे में कुछ टाइम तक कैसे होगा ना, धीरे धीरे वो इमोशन लेस हो जाएगा, एक टाइम तक वो समझेगा, हाँ ठीक है दे रहे हैं, उनको नहीं मिला है, हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, एक टाइम के बाद ना वो कम्युनिटी इमोशनलेस हो जाता है, एंड इमोशनलेस होने के बाद फिर ऐसे आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाता है, फिर मैंने वो कठोर हो जाना था, इमोशनलेस होने शुरू हो जाता है इसके बारे में। तो तुम एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए बस ऐसी चीजें, आसपास की चीजों का लिंक करके ऐसे समझो तुम, ठीक है, बस समझने के लिए सब ऐड करना और कुछ नहीं, ठीक। सेकेंड पॉइंट, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आपराधिक आयाम इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे क्या अपराध और विचलन, जैसे अपराधी पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं, जैसे चोर कोई होता है ना, वो चोर क्यों बनता है, कोई चोर बनता है तो चोर क्यों बनता है वो, उसके बारे में अगर तुम सोचो तो तुम्हें ये चीज दिखाई देगा ना कि कोई चोर अगर अपराध चोर बन रहा है ना, तो उसके पीछे एक कारण है, उसके पास आर्थिक अभाव है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, या तो वो उस संदर्भ में कार्य नहीं कर रहा है, या मतलब उस संदर्भ से वो दूर भाग रहा है, या उसको ये चीज अच्छी लग रही हो, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन वो अपराधी स्टार्टिंग में कोई भी अपराधी नहीं बनना चाहता है, उसको आर्थिक अभाव या भेदभाव या सामाजिक उपेक्षा, ये सारी चीजें मिलकर ना उस व्यक्ति को विद्रोही बना देती है और अपराधी वो बन जाता है। तो अपराध और विचलन को थोड़ा सा इसमें
तुम समझा के इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, बाल अपराध और आघात, यानी बचपन की उपेक्षा, बचपन में घरेलू हिंसा, असुरक्षित परिवेश, ये सारी चीजों को आक्रामक रूप अपनाता है, जिससे बाल अपराध और आघात की जो चीजें है, ये चीज व्यवस्थागत विफलता, यानी जब राज्य और समाज न्याय देने में विफल होते हैं तो पीड़ित व्यक्ति कानून के प्रति दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है। अब कैसे इसको, जैसे कोई राज्य है, कोई मतलब जैसे सरकार होगी हमारी गवर्नमेंट सरकार, किसी भी पॉइंट पे, जैसे पेपर लीक का मामला चल रहा है, बहुत ज्यादा हेवली चल रहा है, तो उस पर अगर हम बात करें, उसके बेसिस पर हम समझना चाहे कोई पॉइंट, तो तुम हो सकता है अच्छा आसानी से समझ सको, इसलिए हम थोड़ा सा ये समझाते हैं कि देखो, पेपर लीक आज कुछ नया नहीं हुआ, पेपर लीक पहले भी होता था, पेपर लीक अब कुछ ज्यादा हो गए। इसमें क्या हुआ, सरकार न्याय देने में, जो हमारा सोसाइटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है पेपर लीक में। तो ये एक तरह से ना, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके ऊपर तो आघात ही एक तरह से। तो जब ये विफल हो गया, राज्य जो सरकार है हमारी विफल हो गई इस क्षेत्र में कि नहीं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो ही रहा है, कुछ भी कर्म हो ही रहा है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो एक तरह से क्या, कानून के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाता है अपने कानून के प्रति, कि अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, तभी होगा कुछ, ठीक है। तीसरा, भू राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ ऐड करोगे, जैसे राष्ट्रों की रक्षात्मक मुद्रा है, दमन की प्रतिक्रिया, सीमा सुरक्षा में संप्रभुता, ये सारी पॉइंट ऐड कर सकते हो तुम। यानी राष्ट्रों की रक्षात्मक मुद्रा क्या, जैसे सदियों से हमारे देश में विदेशी आक्रमण, औपनिवेशिक शोषण, सुरक्षा का तौर से जो शांति प्रिय समाज थी उसमें सैन्य रूप से कठोर बना दिया है। उसके साथ ही साथ इतिहास में जो चीजें आकांक्षाओं को कुचला के, ये सारी चीजें ऐड करके एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो तुम, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन जो आंसर तुम लिख रहे हो ना, किसी एक डिबेट को नहीं, सारे डिबेट को ऐड करके लिख रहे हो ना, तो वो हर एक चीज से थोड़ा अट्रैक्टिव आंसर हो जाए तुम्हारा, ठीक है। फिर अब इसमें थोड़ा सा सकारात्मक चीजें भी ऐड करोगे, बाकी तो नेगेटिव ऐड ही करती है, लेकिन सकारात्मक चीज में क्या, जैसे संघर्ष से परिपक्व होते हैं, यानी प्रतिकूलताएं केवल कटुता नहीं लाती है, बल्कि चरित्र में जुझारूपन और अदम्य साहस भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे पेपर लीक का कंडीशन तुम्हें याद है, पेपर लीक पहले भी होता था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ऐसे प्रदर्शन नहीं होता था। झारखंड में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, बहुत जगह प्रदर्शन हो रहा है पेपर लीक को लेके, ठीक। लेकिन ये चीज पहले नहीं आई थी, ठीक है। ये प्रतिकूल अवस्थाएं बनते 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 अंदर से एक आक्रोश पैदा हो गया, सारे बच्चों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया, एक परिस्थिति उनको मिली। अब परिस्थिति मिलने के बाद ये बच्चे क्या, इनके अंदर साहस भरा। अब साहस बाहर कैसे निकला, इनके अंदर का जो आक्रोश था, जो साहस था कि हम कहीं जाकर प्रदर्शन करें, तो ये साहस निकला ना। ये साहस निकला क्यों, क्योंकि जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई, इसके वजह से इनके अंदर का साहस बाहर निकला, तब इनको एक एहसास हुआ कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। पहले इनके अंदर भी एहसास था कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब उनके अंदर एक एहसास पनप रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ जो ऐतिहासिक महापुरुष है उनका तुम कोड डिकोड कर सकते हो, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, ज्योतिराव फूले, इन सब के बारे में, जैसे ये सब सामाजिक दंश डले फिर भी अपनी कठोरता को समाज सुधार के रचनात्मक स्तर में बदल दिया, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो तुम। फिर नैतिक संबल, यानी पीड़ा को विनाशकारी के बदले न्याय की स्थापना के लिए संकल्प में बदलना, ठीक है। फिर इसके लिए निष्कर्ष के रूप में कर दे क्या, इसका निष्कर्ष या सुधारात्मक राह में निष्कर्ष क्या होगा इसके ऊपर, तो निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो हमें दिखेगा कि सहानुभूतिपूर्ण परिवेश, जैसे अनुकूल सामाजिक परिस्थितियां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, न्याय देकर कलियों को काटने से बचाना, ये सारी चीजें निष्कर्ष में तुम्हारा मेनली यही फोकस रहेगा ना, कि बैलेंस ओपिनियन तुम अपना दो, ठीक है। सुधारात्मक न्याय, ठीक है, जो जैसे जेलों न्याय प्रणाली में दंडात्मक स्थान पर सुधारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। एंड मानवीय दृष्टिकोण, जैसे व्यक्ति के काटे जैसे बाह्य व्यवहार से घृणा करने के बजाय उसके भीतर की कली के मूल दर को समझना और उपचार करना होना चाहिए। जैसे बाहर से जो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना, ये इंसान है ही ऐसा, ठीक है, ये इंसान है ही ऐसा, इतना मतलब कठोर है ही, इमोशनलेस है ही, लेकिन उसके अंदर जो कली है ना, जो कि पहले से मुरझा गई है, किसी एक सामाजिक दंश से बोल सकते हो, या परिस्थितियों की अनुकूलता ना मिलने के वजह से, तो उस चीज के बारे में वो चीजें तुम देखो,
तो वो चीजों जब तुम देखोगे तो अब तुम्हें एक मानवीय दृष्टिकोण दिखाई देगा कि हाँ, एक दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर पनपे कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा था, नहीं बनाया गया है, अब इसको फिर से उसमें ढालना है तो क्या चीज करनी चाहिए, उस पर बात विचार होनी चाहिए। ठीक है, नेचर बनाम नर्चर, डिबेट, जेल सुधार, ऐतिहासिक समाज सुधार, इस आंसर को लिखते हो ना, ये सब सारी चीजें केस स्टडी के रूप में इसमें ऐड कर सकते हो तुम। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन 4, देखो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखना, प्यार से देखना, समझना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब दो हाथी लड़ते तब घास ही रोती जाती है। जैसे जैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर तुम सबको पता है। इस आंसर को हम वैसे भी अच्छे डिस्कस नहीं करेंगे पूरा से, क्योंकि इसका आंसर कैसे लिखना तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, कि ये किस दिशा में इस क्वेश्चन का आंसर बोला जा रहा है। कैसे, देखो पहले कहावत का मूल, जैसे अफ्रीकी लोकोक्ति, सत्ता, शक्ति और वर्चस्व की लड़ाई में वास्तविक क्षति निर्दोष, कमजोर और मुक्त बहुसंख्यक वर्ग की ही होती है। ठीक है, जैसे दो सेना आपस में लड़ रही है, दो सेना हम बोलेंगे, हाँ दो सेना ही बोलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल बायस होना अच्छी बात नहीं है। किसी के साइड जाके बोल दो कि ये लड़ रहे हैं आपस में, तुम बोलोगे कि नहीं आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपने आप को अलग ही रखते हैं। तो एक चीज समझो, दो सेना आपस में लड़ रही है, दो सेना आपस में, दो राजा, मतलब दो राजा है आपस में लड़ रहे हैं, मर कौन रहा है बीच में, सैनिक मर रहे हैं पूरे, सैनिक का जबकि कोई सीन ही नहीं है। दो राजा की जो दो राजा है उनके मत अलग अलग हुए, डिफरेंट हुए, दोनों राजा के मत डिफरेंट हुए ना, तो दोनों राजा मरो उनसे, लेकिन मरता कौन है, सैनिक मरते हैं उनकी लड़ाई के बीच में। अभी इसको रूस यूक्रेन युद्ध के बेसिस पे देख सकते हो तुम कि रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, इसके युद्ध के बारे में देखो, ये चीजें तुम्हें देखने को मिल सकती है। असम्मित प्रभाव, असिमेट्रिक इम्पैक्ट, जैसे नीति और टकराव शीर्ष शक्ति केंद्रों द्वारा तय होते हैं, किंतु उसका दुष्परिणाम समाज के अंतिम पायदान पर पड़ता है। ठीक है, दार्शनिक आधार इसके जैसे शक्ति का अहंकार बनाम मानवीय पीड़ा और असुरक्षा के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट, भू राजनीतिक युद्ध आयाम तुम ऐड करना ही करना है इसमें तुम्हें। ठीक है, करंट सिनेरियो में, जैसे शीत युद्ध हो गया, रूस यूक्रेन संघर्ष हो गया, पश्चिम एशिया का जो तनाव है उसके बारे में, एंड उसके साथ ही साथ प्रॉक्सी वॉर या शरणार्थी संकट भी, जैसे महाशक्तियों के भू राजनीतिक खेलों में छोटे और कमजोर देशों का युद्ध अखाड़ा ना बन जाए, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल साउथ के बारे में, जैसे महाशक्तियों के प्रतिबंधों वो युद्धों से विकासशील देशों में खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में ये ऐड करोगे तुम। तीसरा पॉइंट है आर्थिक, कॉर्पोरेट और संस्थागत टकराव के बारे में, जैसे ट्रेड और या टैरिफ युद्ध, कॉर्पोरेट एकाधिकार, संस्थागत खींचतान, इसके बारे में। ट्रेड और या टैरिफ युद्ध के बारे में, जैसे अमेरिका चाइना व्यापार में जो संघर्ष है, अमेरिका दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, टैरिफ इधर चेंज कर रहा है, कहीं बढ़ा रहा है, कहीं कम कर रहा है, फिर बढ़ा दे रहा है। ठीक है, उसके बारे में। एंड एमएसएमई और कर्मचारी पिसने वाले जो दिग्गज कंपनी है, टेक जाइंट्स हैं, इनके व्यापारिक वॉर में एमएसएमई या कर्मचारी जो है तो वो पिसते रहते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे आयाम तुम इसमें डाल दो, तुम्हारे पास जितने आयाम इसको लेके आ रहे हैं ना सब डालो, आंसर को इतना अट्रैक्टिव बनाओ ना कि तो एग्जामिनर हो ना वो क्वेश्चन आंसर जब पढ़े ना तो वो पढ़ते रहे, ये नहीं कि बीच में रोके कि नहीं गलत लिख जाए, नहीं वो पढ़ते जाए। जैसे तुम फ्यूचर किसी चीज को तुम पढ़ो, जैसे फ्यूचर मीनिंग लिख रहे हो तुम, ठीक है, उसमें फ्यूचर लिख रहे हो लेकिन फ्यूचर के जगह पे FUTRE कर दोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है ना डायरेक्टली आदमी उसको फ्यूचर ही पढ़ता है, गलत नहीं काटता है। ठीक है, कुछ चीजें गलती भी उसमें चल जाएगी जब तुम एक अट्रैक्टिव आंसर अपना लिखोगे। ठीक है, फिर सामाजिक, राजनीतिक और प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य भी इसमें ऐड करोगे, जैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी चुनावी सत्ता संघर्ष, सांप्रदायिक वैमनस्य। ठीक है, जैसे देश में चुनाव जब आता है हिंदू मुसलमान युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगते हैं, क्यों, क्योंकि दो पार्टियां इनको लड़ाना चाहती है और कुछ नहीं। रिजर्वेशन पे अभी फिर से बोल रहे हम उस पे जा रहे, नहीं उस पे नहीं जा रहे, कुछ और पॉइंट लाते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट लाने, कुछ और पॉइंट। ठीक है, देखो जैसे सांप्रदायिक वैमनस्य हो गया, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न करा देते हैं। अब कुछ पार्टियां ऐसी होंगी ना रिजर्वेशन पर मान ही जा रहे हैं, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, देखो किसी और दिशा मत ले जाए, अपना विचार उत्पन्न करना इसमें।
कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी है कि वो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है कि आरक्षण पे कुछ डिबेट हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आरक्षण पर अगर डिबेट हो, आरक्षण अगर सही दिशा में सबको मिल गया, सब इस आरक्षण का लाभ उठा के आगे बढ़ गए, तो फिर इनका तो राजनीतिक पार्टी जो है ये, इनका तो धंधा बंद हो जाएगा ना फिर, समझ गए? तो ये इस दिशा में बात ही नहीं करना चाहते फिर कि नहीं राजनीति वो सही है। हाँ देखो रिजर्वेशन सही है, पर मिलना किसको चाहिए? अब जो व्यक्ति आईएएस बन गया उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, उसको किसी और दिशा में मिलना चाहिए, किसी और व्यक्ति को दिया जाए फिर। लेकिन इस आईएएस का बेटा भी आईएएस जब बनेगा ना, वो रिजर्वेशन का फायदा ले लेगा। ये क्यों होना चाहिए? इस सेक्शन में बात होना चाहिए। तो जिसको इससे फायदा है ना, कि अगर हम इसको हटवा दें, अब ऐसा अगर हो जाएगा कि आईएएस का बेटा आईएएस मतलब कोई भी एग्जाम दे रहा है उसमें रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेगा, तो जिसको जरूरत है उसको मिलेगा ना, उसको जब जरूरत मिलेगा वो बन जाएगा, फिर वो छोड़ के किसी और को देगा। तो अगर ऐसे प्रक्रिया होगी तो सब के सब तो पढ़ने लगेंगे, ठीक है? तो इस दिशा में ज्यादा बात होगी तो सब के सब जब पढ़ने लगेंगे, तो ये जो राजनीतिक पार्टी है इनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा तो बचेगा नहीं, फिर क्या करेंगे ये? तो ये इसलिए चाहते हैं कि इस पर डिस्कस ना हो, डाइवर्ट करो। तो पिस इसमें कौन रहा है? जनता पिस रही है। दो पार्टियों का जो मानसिक चिंतन वो आपस में लड़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है? दूसरा विकास बनाम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। जैसे विशाल औद्योगिक परियोजना, कानूनी विवादों के बीच आदिवासी और ग्रामीण समुदाय का विस्थापन, ठीक है? जलवायु न्याय के बारे में। ये पॉइंट तुम ऐड करोगे और आंसर को थोड़ा सा बहुत प्यारा बनाओगे, अच्छा बनाओगे तुम, ठीक है? फिर निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन तुम्हारा वैसे ही बैलेंस होना चाहिए, जैसे नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था जैसे यूएन हो गया या बहुपक्षीय मंचों को सशक्त बनाकर शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करना चाहिए। कमजोर वर्गों की सुरक्षा कवच यानी सामाजिक सुरक्षा जाल, मानवाधिकार संरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। फिर संवाद और शांति की अनिवार्यता यानी टकराव का स्थान पे समावेशी कूटनीति, लोकतांत्रिक संवाद और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अब हम सेक्शन बी वाले पार्ट में है। सेक्शन बी वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन, प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है यानी नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट, ठीक है? अब इसको ये पूरा का पूरा दर्शन के बेसिस पे, दर्शन यानी फिलोसफी के बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे क्या ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि प्रकृति जो है ना, हमारी प्रकृति वो एक प्रतीक के रूप में हमारी आत्मा के, प्रकृति से ही हम है तो प्रकृति है नहीं, प्रकृति से ही हमारी आत्मा जीवात्मा है। तो इसके बारे में अगर लिखना है तो तुम्हें इसका कोर फिलोसफी क्या लिखोगे तुम? जैसे रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक दर्शन है, उसके बारे में तुम बात कर सकते हो। जैसे प्रकृति, चेतना और आत्मा का दृश्य प्रकटीकरण है, ठीक है? प्रकृति, चेतना और आत्मा का दृश्य प्रकटीकरण है। बाह्य भौतिक संसार आंतरिक सत्य का दर्पण है। वैदिक अद्वैत दर्शन के बारे में तुम जैसे यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, इसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे जो कुछ सूक्ष्म रूप से मानव चेतना या आत्मा में है वही विराट रूप से प्रकृति में विद्यमान है, ठीक है? नेक्स्ट, आध्यात्मिक और अस्तित्वगत आयाम के बारे में बात करोगे। जैसे शाश्वत ऋतु चक्र, प्राकृतिक रूपक, आत्मिक शांति के बारे में। शाश्वत ऋतु चक्र क्या है? यानी पत्ती का झड़ना, बसंत का आना, आत्मा की नश्वरता, पुनर्जन्म, निरंतर नवीनीकरण का प्रतीक है। इस सब चीजों के बारे में बात करोगे, यानी पूरे एक फिलोसफिकल आयाम बनाओगे तुम, एक फिलोसफिकल आयाम क्रिएट करोगे इसके बारे में, ठीक है? फिर प्राकृतिक रूप के रूप में क्या? जैसे अडिग पर्वत है जो दृढ़ संकल्प का, बहती नदी सतत साधना का, और असीम आकाश विराट चेतना का प्रतीक है, इसके बारे में। फिर उसके बाद आत्मिक शांति, प्रकृति के सानिध्य में संकीर्ण मानवीय अहंकार का लोप होता है और आंतरिक ठहराव मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट, साहित्य, कला और मानवीय अनुभव के बारे में अगर हम बात करें तो दिखेगा इसमें साहित्यिक अभिव्यक्ति के बारे में। जैसे कालिदास का मेघदूत, विलियम वर्ड्सवर्थ और रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में प्रकृति में ईश्वरीय चेतना की खोज, ये सारी चीजें साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में कालिदास का मेघदूत को तुम करके ऐड कर सकते हो तुम इसके बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ और रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में जो प्रकृति में ईश्वरीय चेतना की खोज की गई है उसके बारे में थोड़ा सा डिनोट करके तुम इसके आंसर में थोड़ा सा अट्रैक्शन ला सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो इसके आंसर को, ठीक है?
उसके बाद आदिवासी जीवन दर्शन भी तुम इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे आदिवासी क्या करते हैं, आदिवासी प्रकृति पूजा में ज्यादा विश्वास करते हैं, वो वनों और पर्वतों को पवित्र मानते हैं और पर्यावरण के साथ उस अस्तित्व की उनकी जो मूल भावना होती है उसके बारे में ये दर्शाओगे, थोड़ा सा लिंकेज बनाओगे, तब थोड़ा अच्छा सा एट्रैक्टिव आंसर तुम्हारा बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में तुम क्या करोगे ना, आधुनिक संकट, विच्छेद और विकृति जो उत्पन्न हो रही है उसके बारे में बात करोगे। जैसे आंतरिक मूल्यों का क्षरण, यानी प्रकृति का अंधाधुंध दोहन वास्तव में मनुष्य के नैतिक और आत्मिक पतन का प्रत्यक्ष परिणाम है, इसके बारे में बताओगे। फिर उपभोक्तावाद का दंश, यानी प्रकृति को मात्र एक उपभोग्य संसाधन मानना मनुष्य के अपनी ही आत्मा से कट जाने का प्रमाण होता है, इसके बारे में बताना, इसको बारे में इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद इसके निष्कर्ष पर हम बात करेंगे। निष्कर्ष वो परिस्थितिक पुनर्जागरण का बने, इसके वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो हमें क्या दिखेगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष जो है उसमें परिस्थितिक आध्यात्मिकता के बारे में। जैसे पर्यावरण संरक्षण को केवल वैज्ञानिक नीतियों तक सीमित न रखकर आत्मिक और नैतिक आंदोलन बनाना। वैदिक शांति पाठ, यानी 2 शांति, अंतरिक्ष शांति। एक ये जो ना, ये हम लोग बचपन में जब हम लोग हॉस्टल में थे तो ये पढ़ाया जाता था, शांति अंतरिक्ष गम शांति राप शांति शांति रेव शांति, पूरा होता था अच्छे से। तो इसका शांति पाठ यानी समस्त प्रकृति और ब्रह्मांडीय तत्वों के साथ आंतरिक सामंजस्य को स्थापना करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा इसमें क्या करना है ना, जब निबंध लिख रहे हो ना उस टाइम भारतीय क्या जो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन, थोड़ा सा सांख्य दर्शन और पाश्चात्य का जो ट्रांस क्या बोलते उसको, ट्रांस जो भी होता है उसको छोड़ दो फिर, ठीक है, क्योंकि हमको बोलने नहीं आ रहा है। दूसरा चीज अद्वैत दर्शन और सांख्य दर्शन, इसका कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये और भी अट्रैक्टिव थोड़ा सा हो जाएगा तुम्हारा आंसर जो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम एडुकेटेड हो, एडुकेटेड ही होता है, ठीक है, तो जो तुम एडुकेटेड हो तो तुम्हारे अंदर ना उत्तर तो होंगे जितने होंगे, लेकिन उत्तर से ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, तुम क्वेश्चन कर पाओगे, किसी भी चीज पे तुम क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट कर पाओगे इसी बेसिस पे। ठीक है, अब इसका तुम कोर फिलोसफी इसका क्या देखोगे, प्रस्तावना के बेसिस पे इसका कोर फिलोसफी क्या होगा। पहले तो सुकराती विडंबना के बारे में थोड़ा सा समझा दो उसमें, जैसे कि मैं जो जानता हूँ बहुत कम जानता हूँ, या मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, सच्चे ज्ञान की शुरुआत बौद्धिक विनम्रता, अपनी अज्ञानता की पहचान से होती है, ये सारी चीजें इसमें बताओगे। सुकरात की जो विडंबना है कि मैं जो जानता हूँ ना वो कुछ नहीं जानता हूँ, वो बहुत कुछ जानना हमें बाकी। फिर उसके बाद शिक्षा के वास्तविक अर्थ के बारे में इसमें बात करोगे। जैसे कोई भी फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, उसको सिर्फ रटना ही शिक्षा नहीं होता है कि हम रट लिए याद कर लिए, शिक्षा नहीं होती है, बल्कि उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना, उसके बारे में सोचोगे तभी तो क्वेश्चन क्रिएट होगा, उस पर संदेह करना या उस पर थोड़ा सा इंक्वायरी, आलोचनात्मक उसके सोच को जगाना उसके प्रति, उस पर हम थोड़ा सा जागृत करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिज्ञासा की निरंतरता के बारे में बात करेंगे। जैसे निश्चित उत्तर यात्रा का अंत करते हैं, जबकि प्रश्न नए अन्वेषण का मार्ग खोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वैज्ञानिक खोज और मानवीय प्रगति के बारे में हम बात करें तो उसमें दिखेगा हमें कि प्रश्नों से वैज्ञानिक क्रांति है, यानी न्यूटन का जो प्रश्न था सेब नीचे ही क्यों गिरा, और आइंस्टीन का स्पेस टाइम संशय, जैसे हर महान सिद्धांत स्थापित उत्तरों पर सवाल उठाने से जन्मा ही। ठीक है, अब इसके बाद तुम जब नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करोगे तो उसके आंसर में कैसे लिखोगे। जैसे कुछ जो महान है ना, महान लोग हैं, जैसे न्यूटन, इसमें आंसर में हम इसमें लिखे जैसे समझाने के लिए तुम्हें, जैसे न्यूटन हो गया, न्यूटन एक पेड़ के पास शांति बैठे, बहुत लोग बैठते हैं, बहुत लोगों के सामने फल सेव नीचे गिरा होगा, लेकिन किसी का माइंड में ये ब्लिंक नहीं किया होगा ना कि सेव नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, न्यूटन बैठे पेड़ के पास, उनके सामने सेव गिरा, लेकिन न्यूटन क्या सोचा कि सेव नीचे ही क्यों गिरा। अब ये सोच के वो एक गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज करते, उसके बारे में एक पूरा का पूरा ब्यौरा समझा दिए। ठीक है, ये चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हो तुम इसके आंसर में। दूसरा, अन्वेषण का असीम दायरा, यानी विज्ञान में एक उत्तर मिलते ही 10 नए जटिल प्रश्न जन्म लेते हैं, जैसे क्वांटम, भौतिकी, डार्क मैटर। ठीक है,
तो साइंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक आंसर तुम्हें मिल रहा है। साइंस में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पहले तो ये समझ लो तुम। कोई भी आंसर उसमें होता है ना, तुम देखे भी होगे, जैसे न्यूटन का मिल गया, न्यूटन ने 3 नियम दे दिया, लेकिन उसको भी काटने के लिए कोई एक नियम दे के वैज्ञानिक बैठ जाएगा, हाँ ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज गलत है, लेकिन इसको ऐसे, ये चीज ऐसे है, ये टर्न अप कर देते हैं उसको। ये क्वेश्चन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण इसमें कर सकते हैं, जैसे ज्ञान का विस्तार निश्चितता में नहीं बल्कि निरंतर परिकल्पना और परीक्षण में निहित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक सुधार और नैतिकता लोकतंत्र के बारे में इसमें बताओगे, तुम कैसे बताओगे ये चीज, जैसे सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार जो किए गए तो उसके बारे में, जैसे राजा राम मोहन राय का इसमें जिक्र कर सकते हो, ज्योतिराव फूले की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, इन्होंने मिलकर सती प्रथा हो गया, अस्पृश्यता हो गया, जाति व्यवस्था हो गया, इन सारे जो पॉइंट थे, ये सारे जो सामाजिक रूढ़ियां थी, इसमें तीखे प्रश्न उठाए और समाज को बदला है, प्रश्न नहीं उठाया, समाज को बदला भी, ठीक है। अब जीवंत लोकतंत्र की धुरी, जीवंत लोकतंत्र की धुरी क्या, जैसे तानाशाही व्यवस्था नागरिकों पर उत्तर थोपती है, जबकि परिपक्व लोकतंत्र जनता को सत्ता और नीतियों पर प्रश्न यानी आरटीआई जन संवाद उठाने की शक्ति देता है, ठीक है। जो तानाशाही व्यवस्था क्या होती है ना, तानाशाही व्यवस्था क्या होती है, तो उसको जनता के ऊपर उत्तर थोप देती है कि हाँ यही होता है, तुम्हारे माइंड में तो ये बैठ गया। लेकिन जो परिपक्व लोकतंत्र होता है ना, जो लोकतंत्र होता है, उसको लोकतंत्र क्वेश्चन करता है, लोकतंत्र सत्ताधारियों से क्वेश्चन करता है, उनकी नीतियों पर प्रश्न क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये प्रश्न कैसे क्रिएट करता है, आरटीआई के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से, ये सारी चीजों के माध्यम से, ठीक। फिर संवैधानिक चेतना, सवाल पूछने वाले जागरूक नागरिक इन लोकतंत्र के सच्चे संरक्षक हैं, ठीक है। फिर एआई युग में मानवीय प्रासंगिकता, इसको भी ऐड करोगे तुम, इसका भी आंसर, जैसे मशीन बनाम एआई, ठीक है। उसके बाद बौद्धिक विनम्रता, प्रॉम्प्ट और अंतर्दृष्टि, इसके बारे में थोड़ा सा, ये एआई के जो है ना मॉड्यूल, इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर निष्कर्ष पे हम बात कर लेंगे। निष्कर्ष क्या करोगे तुम, जो शैक्षणिक पुनर्संरचना यानी रटंत प्रणाली, उसको हटा के जिज्ञासा आधारित या शोध उन्मुख, उदाहरण के रूप में तुम एनईपी 2020 की मूल भावना को दे सकते हो कि इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर कक्षाओं में सुकरात की विधि, जैसे विद्यार्थियों को केवल उत्तर याद कराने के बजाय क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए प्रोत्साहित करना। और उसके बाद अंतिम आदर्श के तौर पे क्या, शिक्षा को उत्तरों की पूर्ण विराम नहीं बल्कि ज्ञान की अनंत खोज का प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना, इसका मूल भावना होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लिखने के समय ना तुम कुछ चीजें ऐड कर सकते हो इसमें, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सुकरात की विधि, वैज्ञानिक क्रांति, फिर समाज सुधारक जो हैं, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इनका वैचारिक विद्रोह क्या था, इनके बारे में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डाल सकते हो, ठीक है। चलो अब 7वें नंबर क्वेश्चन है, कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है, ठीक है। जैसे कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है, कैसे, जैसे तुम ऐसा समझो कि कोई मान लो कि तुम कोई टॉक्सिक कंपनी में हो तुम, ठीक है, तुम उसकी टॉक्सिसिटी झेल रहे हो, मेरे साथ हुआ है, हम इसलिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम ये बता रहे तुम्हें कि कोई कठोर टॉक्सिसिटी उसकी झेल रहे हो, लेकिन कठोर निर्णय तुमने ले रहे हो, जॉब छोड़ दे, इसका जॉब छोड़ना नहीं चाहते हो, तुम जॉब छोड़ ही नहीं रहे हो, तो ये जो टाल रहे हो ना, ये कम नैतिक मार्ग है, खुद के साथ बुरा तुम कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम उसको ना बोल के उसको छोड़ के तुम बाहर आते हो उस कंपनी को, तो एक नैतिक मार्ग ये अच्छा है, क्योंकि तुम उसकी टॉक्सिसिटी से बच गए, तुम अपने आप को खुद को सुरक्षित रखोगे तब तो आगे जाकर कुछ करोगे, ठीक है। अब इसके प्रस्तावना या नैतिक द्वंद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इनकोर डायलेमा क्या उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में तुम डिस्कस करोगे। जैसे दांते के दार्शनिक विचार को तुम ऐड कर सकते हो, जैसे नरक के सबसे अंधेरे कोने उनके लिए आरक्षित जो नैतिक संकट के समय तटस्थ रहते हैं। तो उसके बाद अकर्मण्यता का पाप यानी निर्णय न लेना या टालना तटस्थता नहीं होती है, बल्कि उत्तरदायित्व से पलायन और नैतिक कायरता है। अब ये दोनों पॉइंट तुम समझो, जिसे दांते का जो दार्शनिक विचार है उसके बारे में, कि नरक में जो सबसे अंधेरा कोना होता है ना, नरक का जो सबसे अंधेरा कोना है, जो सबसे दुखदायी या पीड़ादायक होता है,
वो नैतिक समय पे ना, नैतिक संकट के समय पे, यानी तुम्हारे मन में असमंजस है किसी समय पे, तुम उस टाइम में तटस्थ रह जाते हो। जैसे कोई भी सामने कोई किसी को पीट रहा है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे सामने किसी को पुलिस कानूनन नहीं कुछ कर रहा है, कानून का अवहेलना करके किसी व्यक्ति को पीट रहा है बिना मतलब का, वो कानून का पूरी तरह अवहेलना है, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम तटस्थ हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। फिर तुमसे पूछा क्या, वो व्यक्ति गया पुलिस में केस कर दिया, फिर से पुलिस वाले वो तुम्हारा नाम दे दे, हाँ ये भाई साहब देखे थे मेरे साथ जो हो रहा था। अब तुम उस टाइम तटस्थ रह गए, तुम डायरेक्टली बोले नहीं हमको नहीं पता, हम नहीं देखे थे, हमें आइडिया नहीं, जबकि तुम पूरा देखो, तुम उस टाइम जब तटस्थ रहते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें निर्णय न लेना, यानी हाँ या ना में कुछ अगर तुम नहीं बोल रहे हो, तो एक तरह से तुम क्या कर रहे हो, अपने उत्तरदायित्व से तुम पलायन कर रहे हो, या ये एक नैतिक कायरता है तुम्हारे अंदर की, ठीक है। यथा स्थितिवाद की कीमत, यानी तत्कालिक शांति के लिए कठोर कदमों को टालना भविष्य में व्यापक विनाश का कारण बनता है, ठीक है। अब कुछ टाइम के शांति के लिए, कुछ टाइम के अपने मतलब शांति तुम्हारे अंदर है, उसके लिए तुम क्या करते हो, जो कठोर कदम होते हैं उसका क्या करते हो, रोक देते हो, उससे अपने भविष्य में जो व्यापक विनाश तुम्हारे होता है ना, उसका एक तरह से कारण बनता है वो, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम ये देखो कि तुम क्या करते हो, तुम वहां पे डायरेक्टली मना कर दे उसको, तुम डायरेक्टली मना करते हैं कि हमको नहीं पता, हम नहीं देखे। तुम एक टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के लिए तुम शांत हो, तुम्हें शांति मिल गई ना अंदर से, क्या अब मेरा फ्यूचर रहेगा ना, उस पर कोई उंगली नहीं करेगा। लेकिन क्या पता उस व्यक्ति पर फिर उस टाइम एक्शन होगा ना कि वो झूठा गवाही दे रहा है ये वो, तो उस पर और एक्शन करेंगे वो पुलिस वाले। फिर उस पर जब एक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, एक्शन जब उस पर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर अब पॉइंट ऑफ व्यू तुम ऐसा सोच के देखो कि फिर उस टाइम पॉइंट क्या बनेगा, उस टाइम पॉइंट ये बनेगा ना कि तुम्हारे इन फ्यूचर वो बच गया वहां से, फिर तुम्हारे प्रति वो व्यक्ति के अंदर ना द्वेष पैदा हो जाएगा, एंड गलती से भगवान ना करे वो क्रिमिनल बन गया ना, तो तुम्हें पहले टारगेट करेगा, फिर यानी तुम्हारा जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर डेंजर में हो जाएगा फिर। बस तो तुम दोनों तरफ से रहे हो। अब तुम वहां पे गवाही दे देते तब भी तुम फंस रहे हो, नहीं देते तो भी फंस रहे हो, तो इससे अच्छा क्या है, गवाही तो जो सच्चाई है सच्चाई को बाहर लाओ फिर, ठीक है। अब दूसरा चीज प्रशासनिक और नीतिगत पंगुता के बारे में, पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में हम देखें, जैसे सुधारों में विलंब होना, भविष्य पर बोझ और संस्थागत जड़ता, 3 पॉइंट हम दिए हैं इसमें, 3 पॉइंट से भी तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन 3 पॉइंटों को लिखने में तुम्हारा 12 शब्द, ये जो 3 पॉइंट जब चारों में जो दिया ना, इसके वजह से तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जैसे सुधारों में विलंब क्या है, चुनावी लाभ या जन नाराजगी के भय से भूमि, श्रम या बैंकिंग सुधारों को टालना, या राष्ट्र के आर्थिक विकास को बंधक बनाना, ठीक है। कोई सुधार हम इसलिए नहीं करें, जैसे कोई रिजर्वेशन का मैटर आ गया, रिजर्वेशन का मैटर ये भी फ्रंट में चल रहा है, तो तुम अच्छे से समझोगे कि रिजर्वेशन में तुम सुधार इसलिए नहीं कर रहे हो ना कि तुम्हें चुनावी लाभ नहीं मिलेगा, एक खास कम्युनिटी के द्वारा तुम्हें चुनावी लाभ नहीं मिलेगा, इस डर से तुम इसमें तुम जो संशोधन करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो विलंब कर रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है, राष्ट्र का जो आर्थिक विकास हो ना, इसको बंधक बना रहे हो एक तरह से, ठीक है। फिर भविष्य पर भी बोझ है एक तरह से, जैसे तत्कालिक लोक लुभावन फैसलों के लिए कड़े वित्तीय निर्णय टालना, भावी पीढ़ियों के साथ अन्याय हो सकता है, संस्थागत जड़ता, जैसे निर्णयहीनता नौकरशाही में भ्रष्टाचार और कुशलता को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसे ही ले लो कि कोई व्यक्ति -40 नंबर पे जाके डॉक्टर बन गया, ठीक है, जो व्यक्ति 90 प्लस लाए वो डॉक्टर नहीं बना, तो ये एक टाइम पे, अब जब वो -40 वाला व्यक्ति क्या किसी का ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में वो ऑपरेशन कर रहा है, राइट, और जो 90 वाला है उसको इससे ज्यादा तो पता होगा ना, इससे ज्यादा उसको पता होगा, क्योंकि उसको वो पढ़ के जो आया है ना, वो कुछ ज्यादा ही कुछ अलग है, उसको जो देखो मिलता दोनों को ट्रेनिंग सेम ही है, ठीक है, लेकिन उसके पास जो माइंडसेट रहेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट, हर कैटेगरी से समझ सकता है वो, इस व्यक्ति को जितना बताया जाएगा वो उतने में करेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति हो रहा है 90 वाला जो व्यक्ति रहेगा, ये हर आयाम से सोच सकता है कि हाँ इस बेस पे हम करते हैं, अगर यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से कट करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हर आयाम से सोच सकता है। नेक्स्ट, इतिहास, भू राजनीति और पर्यावरण के बारे में देखिए, जैसे तुष्टिकरण की ऐतिहासिक विफलता,
1930 के दशक में मित्र राष्ट्रों द्वारा नाजी विस्तारवाद पर कठोर निर्णय टालना की कीमत द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, उदाहरण के रूप में तुम इसको दे सकते हो। ठीक है। फिर जलवायु संकट और उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन, कार्बन उत्सर्जन पर कड़े फैसले टालना मानवता के अस्तित्व के प्रति सबसे बड़े गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी इसमें ऐड करोगे कि सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा पर अनिर्णय दीर्घकालिक अस्थिरता को जन्म देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, संस्थागत, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत नैतिकता के बारे में अगर हम देखेंगे, कॉर्पोरेट विफलताएं जो है ना इसके बारे में कि वित्तीय अनियमितताओं पर समय रहते विसल ब्लोअर या बोर्ड द्वारा कड़े कदम न उठाना संस्थागत पतन, उदाहरण के रूप में एनरॉन, लेमन ब्रदर्स का कारण बनता है। चिकित्सा व आपदा प्रबंधन यानी आपातकाल या महामारी में ट्राइगेज के कठिन निर्णय टालने से निर्दोष जिंदगियों की व्यापक क्षति होती है। फिर व्यक्तिगत जीवन के बारे में जैसे नैतिक संकटों पर स्पष्ट स्टैंड न लेना, अंतरात्मा के साथ समझौता कर लेना, ऐसी चीजें, ये सारी चीजों को तुम इसमें ऐड करके अच्छे से अपने आंसर को जो है ना पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से तुम बना सकते हो। ठीक है। इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता का एक संदेश तुम दे सकते हो, जैसे श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश जो दिया गया था कि परिणामों की चिंता और मोह से मुक्त होकर कर्तव्य पथ पर आवश्यक कठोर निर्णय लेना ही सर्वोच्च धर्म है। ठीक है। कि परिणामों की चिंता मत करो, फल खाओ लेकिन गुठली की चिंता मत करो। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि श्री कृष्ण जी ने जो कहा था अर्जुन को कि फल की चिंता मत करो, कैसे, हाँ चलो हमें खास याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ परिणामों की चिंता किए बिना ही अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो, ऐसे करके बोले थे। तो इस पे देखना चाहिए। फिर सच्चा नेतृत्व जैसे सस्ते लोकरंजन के बजाय दीर्घकालिक लोक कल्याण के लिए अप्रिय किंतु न्यायपूर्ण फैसले लेने का नैतिक साहस करना चाहिए। ठीक है। फिर सत्यनिष्ठा की कसौटी इसमें ऐड करो, जैसे कठोर निर्णयों का दृढ़ता से सामना करना उत्तरदायित्व और चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। ये सारी चीजें तुम ऐड करोगे। ठीक है। बाकी क्वेश्चन 8, उत्तम नेता वो है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। क्वेश्चन 8 में इसमें जो डिस्कस करेंगे हम ये है कि उत्तम नेता जो है ना अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है कैसे, इसके बारे में तुम क्या बताओगे। अगर तुम इसमें देखोगे ना तो इसके बारे में अगर तुम समझोगे ना तुम अच्छे से इस पॉइंट को लिख पाओगे। क्या, जैसे कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ना तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे, उस टाइम कांग्रेस नहीं थी, जैसे बीजेपी पार्टी वहां उस टाइम नहीं थी, बहुत सारी पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस मुस्लिम लीग ऐसे थी। तो जो भी देते थे ना, जितनी भी पार्टियां थी, जो भी पार्टियां अपने वक्तव्य देती थी, स्पीच देती थी, तो ये सब इंग्लिश में देते थे वो। लेकिन गांधी जी अपने जो वक्तव्य देते थे ना वो हिंदी में या मतलब आमजन की भाषा में देते थे, जिससे आमजन लोगों को समझ में आए। तो उत्तम नेता गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते, या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं हो सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अपने जो अनुयायी है ना, अनुयायी तो उनका अनुसरण करते थे कि उनको समझ में आए ना, हम उनके लिए दे रहे हैं ना वक्तव्य, उनको समझ में आना चाहिए मेरा पॉइंट। ठीक है। तो इसका लिखोगे तुम कैसे, जैसे प्रस्तावना या नेतृत्व दर्शन, इसका कोर कॉन्सेप्ट कैसे लिखोगे स्टार्टिंग में, एक तरह से हेडिंग बना रहे हो तुम, तो ये कैसे लिखोगे। जैसे लाओत्से का दाववादी दर्शन तुम देख सकते हो, जैसे जब सब सर्वश्रेष्ठ नेता का कार्य पूरा होता है तो लोग कहते हैं यह हमने स्वयं किया। ठीक है। फिर सर्वेंट लीडरशिप, जैसे नेतृत्व को आदेश देना, नेता बल्कि अनुयायी की जरूरतों, आकांक्षा और पीड़ा को सुनना और समझना भी है। ठीक है। तीसरा अहंकार नेतृत्व रहित नेतृत्व, जैसे नेता स्वयं को स्वामी मानने की वजह जनता का न्यासी और संभाग समझता है। ठीक है। तो इस तीनों पॉइंट से एक पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाना अपना। जैसे बहुत सारे नेता होते हैं जो नेतृत्व करते हैं, तो उनका काम ये नहीं होता ना कि इसमें ये चीज बताओ कि इसमें ये नहीं होता ना कि तुम जो अनुयायी है तुम्हारे, उनको तुम बस एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, नहीं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। जबकि वो अनुयायियों को भी देखे कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, किस दिशा में। ठीक है। ये सारी चीजें भी देखना ही नेतृत्व का एक दर्शन होता है, उसके बारे में समझे। और जो नेतृत्व हो ना वो अहंकार से रहित होना चाहिए, यानी
नेता खुद को भगवान नहीं मानने लगे या खुद को स्वामी ना मानने लगे, उसके बदले वो ट्रस्टी समझे खुद को कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ ही काम करते हैं, ये तरफ से अगर समझे तो वो अच्छी चीज होती है। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक मूल और जन सशक्तिकरण को इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बिंदुओं को जैसे प्रतिनिधित्व की आत्मा, बॉटम अप दृष्टिकोण, सक्रिय श्रवण। इन प्रतिनिधित्व का आत्मा का मतलब क्या है? लोकतंत्र में संप्रभुता जो होती है ना जनता में नीति होती है, यानी नेता जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, बॉटम अप दृष्टिकोण क्या? विकेंद्रीकृत जो शासन तो जैसे पंचायती राज होगी, जन सुनवाई होगी, या नीतियों के निर्माण में जो जनता के जमीनी फीडबैक को प्राथमिकता देना। एक्टिव लिसनिंग की व्यवस्था, जैसे नीतियों को जनता पर थोपने की बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं के अनुसार खुद को ढालना। ये सारी चीजें अगर देखें तो फिर ऐतिहासिक और संगठनात्मक, ये पॉइंट जो है ना, तीसरा पॉइंट, इसको ऐड जरूर करना है तुम्हें। क्यों ऐड करना है इसके बारे में? जैसे महात्मा गांधी का दृष्टांत कि स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय करने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करना, आम जनता के कष्टों को सुनना और जन भावना के अनुरूप सत्याग्रह की रचना करना। ठीक है, तो इस दिशा में महात्मा गांधी का दृष्टांत जो है इसको भी तुम लिख सकते हो कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उसके पहले महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत के लोगों की, आम जनता की कष्टों सुना, पूरे भारत के लोग कष्ट के बारे में, उनके अनुरूप कि ये कष्ट इनको हो रहा है, उनके अनुरूप एक सत्याग्रह की रचना करते थे वो। तो उस पॉइंट को तुम ऐड कर सकते हो ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे ऐतिहासिक रूप से, एक संगठनात्मक रूप से तुम्हारा दृष्टांत इस दिशा में दिख सके। उसके बाद दूसरा, इसमें आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृति भी, जैसे एजाइल या सहयोगात्मक नेतृत्व, जहां नेता टीम के सुझाव का अनुसरण कर नवाचार और स्वायत्तता को प्रेरित करते हैं। फिर सामाजिक आंदोलन की इस दिशा में लिख सकते हो, जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जनता के सामूहिक आक्रोश और आकांक्षाओं का ही नेतृत्व था। चौथा, आलोचनात्मक विश्लेषण, सीमाएं और संतुलन के बारे में हम लिखेंगे, जैसे लोकरुभावनावाद यानी पॉपुलिज्म से बचाव, यानी अनुयायियों का अनुसरण करने का अर्थ भीड़ तंत्र का अंधा अनुकरण और तत्कालिक उन्माद के आगे घुटने टेकना नहीं होता है। फिर संवैधानिक नैतिकता, दूरदर्शिता बनाम भीड़ की मांग, ये सब देखना, ये सारी पॉइंट को तुम ऐड कर लेना। ठीक है, फिर निष्कर्ष तुम्हारा वहीं सेम बैलेंस होना चाहिए। सामूहिक चेतना का संवाहक, यानी सच्चा नेता अनुयायियों के पीछे खड़े होकर उनकी अंतर्निहित क्षमता को उजागर करता है और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। फिर आदर्श नेतृत्व शैली, जैसे सहानुभूति, विनम्रता, संवाद, नैतिक दृढ़ता का संतुलन, और अंतिम लक्ष्य क्या होगा? जैसे ऐसे समाज की रचना करना जहां हर नागरिक स्वयं को सशक्त, जिम्मेदार और सहभागी महसूस करे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ तक समझ में आएगा तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अभी GS1, GS2, GS3, GS4 सबका एग्जाम जैसे हो जा रहा है। GS1, GS2 का तो हो गया, उसका PDF भी अब रेडी है, वैसे उसका भी वीडियो साथ में ही कंटिन्यू ही रेडी हो जाएगा एंड वो भी कुछ टाइम में मिल ही जाएगा तुमको, कल तक मिल जाएगा। तो उसका भी एक विस्तृत जो पैमाना है माइंड मैप, उसको रेडी करके एक बार अच्छे से तुम्हें मिल जाएगा, तुम समझ सकते हो, तुम अच्छे से लिख पाओ, उस तरह से एक जो ढांचा है ना आंसर्स को वो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और ये चैनल, उसका लिंक यहाँ है डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन से जरूर ले लेना और टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, बाकी तुम टेलीग्राम पे जाके @learn UPSC विथ आशीष भी सर्च कर सकते हो बाकी। ठीक है, इसका PDF इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड PDF से तुम एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। वीडियो को बार बार देख के, जितनी बार देखा तुम रिवीजन कर सको, रिवीजन करो। बाकी मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। जय हिंद।